हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ठंडी तो हो ही चुकी है, आप लोग अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना, ठीक है। रजाई में घुसो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आज 18 तारीख है। आज से सिर्फ और सिर्फ 30 दिन आपके एग्जाम में रह गए हैं, एलटी ग्रेड वाले। लेकिन जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि अगर वो अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उसको भी तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू इसलिए रखें क्योंकि अब जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी आ चुके हैं और उनसे उम्मीद लगाई जा रही है प्रशांत जी से कि वो अपने एग्जाम को बोर्ड के एग्जाम के बाद करा देंगे। चलो मान लिया, लेकिन फिर भी उस पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। हमारे सामने एलटी ग्रेड है, तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एलटी ग्रेड में आप लोगों को कौन कौन से राइटर्स को कवर करना है प्रायोरिटी पे। टाइम बचेगा बाद में तो आप दूसरे को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे किसको कवर करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये बुक मेरी ऐसी है जो पैनेशिया यूपीटीजीटी की बुक थी, वैसे ही ये एलटी ग्रेड की बुक है। तो इसको आप 30 दिन में आराम से, पूरे नोट्स टाइप की ये बुक है, तो इसको 30 दिन में आप आराम से खत्म कर लेंगे। चाहे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजोन पर, बहुत हैवी डिस्काउंट पर ये अवेलेबल करा दी है। अब आप चाहो तो वहां से परचेज कर लो। इसके अलावा एक विजेता बैच है मेरा, समीर पाठशाला ऐप पर, उस पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। 30 दिन में गारंटेड आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वो भी बैच आपका बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे रखा गया है, 1099 पे। कोई चाहे तो परचेज कर सकता है, नहीं करना चाहे तो बुक से भी आप लोगों का हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से राइटर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। आइए इंडेक्स पे चलते हैं इस बुक की। मैं आपको इंडेक्स पे लेकर चलता हूं, ये बुक है मेरी, वहीं से इंडेक्स मैंने सोचा कि खोल लेते हैं तो आपको इजीली बता दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि विलियम शेक्सपियर की तो बायोग्राफी भी आप लोग पढ़ें, जो कि एक फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहे जाते हैं। उनकी सिर्फ 2 ही सोनेट रखी गई हैं, यानी कि टोटल 154 में से आपकी सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138 को पढ़ना बहुत जरूरी है। तीनों के तीनों, मैकबेथ, इनके जोनरा, इनके करेक्टर्स, इनके की फैक्ट्स, इनकी कोटेशंस, मैकबेथ की, मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्वेल्थ नाइट, ये तीनों आपको पढ़ने जरूरी हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आप छोड़ सकें। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे जब आएंगे तो दूसरा हम लोगों को मिलता है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले या फिर लास्ट रनेसा पोएट कहे जाते हैं। इनकी ओनिस ब्लाइंडनेस पोयम बहुत फेमस है। ओनिस ब्लाइंडनेस की आप लोगों को कोटेशन भी याद करनी है और इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच भी याद करने हैं। इफेक्ट तो मैंडेटरी है ही। मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि कौन से वर्क का इफेक्ट पढ़ना है, सिर्फ कहां से करेक्टर्स या किसकी कोटेशंस पढ़नी है, मैं सब कुछ बताऊंगा। जैसे पैराडाइज लॉस्ट की आप लोगों के लिए सिर्फ बुक 1 और बुक 2 लगी हुई है, तो आप लोगों को प्रलोग जो है, सबसे पहले प्रलोग भी लगा हुआ है, प्रलोग की आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी पता होनी चाहिए। और बुक 1 में सैटर्न की कुछ लाइंस हैं वो पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने आपको कराई हैं वो। उसके साथ साथ आपको करेक्टर्स जो बुक 1 और बुक 2 के अंदर डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा जो आपके एक मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और कैनोनाइजेशन, इनकी पोएम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इसके की फैक्ट और 2-3 कोटेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं आपके अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो कि आपके अगस्तन एज से बिलोंग करने वाले राइटर हैं, उनका रेप ऑफ द लॉक जो लगा हुआ है, इसमें ज्यादा कोटेशंस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसके की फैक्ट्स जो है वो जरूर याद करने हैं। साथ में इसमें आप लोगों को ये भी याद करना है कि जिस तरह से बिलिंडा है वो किसको सिंबल करती है, रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कौन सा करेक्टर पास्ट के किस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको देखना है। इसके अलावा जो थॉमस ग्रे हैं, थॉमस ग्रे आपके ट्रांजिशनल पोएट कहे जाते हैं या फिर ग्रेवयार्ड पोएट कहे जाते हैं। उनकी एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड इंपोर्टेंट पोयम है। इसके सारे की इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। और वर्ड्सवर्थ जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं आपके, जिन्होंने लिरिकल बैलेड्स को 1798 में पब्लिश कराया था, और इसकी
पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज का स्टार्ट हो जाता है। ये एज एसटी कॉलेज के साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट की थी। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इंपोर्टेंट सोनेट है, जो नेचर को बचाने की बात करती है, लोगों से अर्ज करती है कि कैसे आप लोग आजकल मेटलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हो, प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड ऑल दोस थिंग, वापस आ जाओ, नेचर की तरफ को मुड़ो भाई, तभी हम अपने नेचर को बचा सकते हैं। दिल्ली में तंदूर बैन बैन करने से प्रदूषण नहीं जाएगा, सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दिल्ली में तंदूर बैन किया गया है कि भैया तंदूर रोटी मत खाओ, कोई नहीं, आने दो लोगों को। टिंटन एबे, टिंटन एबे की इंपोर्टेंट लाइंस बहुत सारी हैं, कोटेशंस मैंने पेड में तो सब करा दी हैं, जैसे ही मैं यूट्यूब पर लेकर आऊंगा वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। टीवी सैले एक रोमांटिक एज के सेकंड जनरेशन से बिलोंग करने वाले राइटर हैं। इनकी ओड टू दी वेस्पिन से लाइन भी इंपोर्टेंट है कुछ, और साथ में इसके की फैक्ट भी आपको पढ़ने जरूरी हैं। इसके अलावा जो टू ए स्काईलार्क है, टू ए स्काईलार्क के तो आप लोग की फैक्ट पढ़ लोगे, या लास्ट में शायद 17वें 18वें स्टैंजा की जो लाइन है, वो लास्ट लाइन आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। ये आपकी 105 लाइन की पोयम है, 21 स्टैंजास में इसको डिवाइड किया है पीबी सैले ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपकी इसकी लाइन भी कराऊंगा। अब इसके अलावा सेकंड जनरेशन, रोमांटिक एज की सेकंड जनरेशन से एक और राइटर हैं आपके जॉन कीट्स, जिन्होंने अपना वर्क लिखा है लाबेल डेम सेंस मर्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके जोनरा की बात करें तो इसका जोनरा जो है वो है आपका एक लिरिकल बैलेड। इनका एक वर्क है, ये लिरिकल बैलेड्स लाबेल डेम सेंस मर्सी जो है 1819 में आया था, 1820 में पब्लिश हुआ है। ऐसे ही इनका ओड ऑन ए ग्रेशन अन, जो कि 50 लाइनों का एक ओड है, 50 लाइंस का ये एक ओड है, पांच स्टैंजास में इसको डिवाइड किया गया है। और ये ग्रेशियन अन की बात करता है, ठीक है, उस पे ऊपर जो चीजें बनी हुई हैं उनको एक्सप्लेन किया है जॉन कीट्स ने। इसके अलावा आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहे जाते हैं, राइट, और जिन्होंने ब्रेक 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 को लिखा, जो कि एक एलेजी है। एलेजी उन्होंने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखी थी, बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं आर्थर हेनरी हेलम भी टेनिसन के साथ साथ, है ना, जिनकी डेथ वियना में हो गई थी, 1833 में हुई थी, जिनके लिए इन्होंने ब्रेक 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 के अलावा एक और एलेजी लिखी थी जिसका नाम है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम को लिखते लिखते तो उन्हें 17 साल लग गए थे, लेकिन इन मेमोरियम बहुत बड़ा वर्क है तो उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो ब्रेक 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 के अलावा एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है आपका यूलिसिस, जो कि 1842 में आया था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की आपको माय लास्ट द चेस पढ़नी है, ठीक है। माय लास्ट द चेस के सारे इंपोर्टेंट की फैक्ट, कौन सा करेक्टर किसको दिखाता है, और इसके अलावा प्रोस्पी के या फिर प्रोस्पाइस इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है इसकी, है ना, जो 1861 में आई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेथ के बाद, जब इनकी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ हो गई थी। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक वर्क लिखा है मेमोरियल वर्सेस। मेमोरियल वर्सेस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, की फैक्ट तो आपको पता होने ही चाहिए नो डाउट, लेकिन मेमोरियल वर्सेस के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि ये पोयम मेमोरियल वर्सेस किस किस को ट्रिब्यूट की है, जैसे गैटे को की है, लॉर्ड बायरन को की है, वर्ड्सवर्थ को की है, किस किस तरह से इनको क्या क्या उन्होंने फ्रेज बोले हैं, उन फ्रेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। डोवर बीच बहुत अच्छी पोयम है, जो कि आपकी लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ के ऊपर इन्होंने लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, और ये पोयम आपकी एक डोवर बीच नाम की जगह पर इन्होंने लिखी थी जब ये अपनी वाइफ के साथ वहां पर गए थे। डब्ल्यू बी ईट्स जो कि एक आयरिश पोएट हैं, जिन्हें 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका दी सेकंड कमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में सेलिंग टू बाइजेंटम भी इंपॉर्टेंट है। कम से कम इनमें आपको ज्यादा की फैक्ट ना सही तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है वो पढ़ लेना। टीएस इलियट जो कि मॉडर्न एज से बिलोंग करने वाले राइटर हैं आप लोगों के, उनका जो वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड से बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये 434 लाइन में से कोई लाइन उठाकर आपसे पूछेंगे। स्टार्टिंग की लाइन पूछ सकते हैं कि कौन सा मंथ क्रूलेस्ट मंथ कहा है इन्होंने, अप्रैल को कहा है, कितने सेक्शन में ये आई है, या बेटर क्राफ्टमैन किसको कहा है, किसको डेडिकेट है ये बुक, है ना। तो वेस्टलैंड जो है 5 सेक्शंस में आई है, इनके फ्रेंड एजरा पाउंड को डेडिकेट है, 1922 में इसको पब्लिश कराया गया है, और इसमें जो बेटर क्राफ्टमैन कहा है वो एजरा पाउंड को ही कहा है, जिनको इन्होंने डेडिकेट की है, ठीक है।
और ये डब्ल्यू एच ओडन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ ऐसे हो जाते हैं। इसमें पोयम में आपको की इफेक्ट आपके पता होना चाहिए। ये पोयम बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? तो डब्ल्यू.एच. ओडन के आपको की फैक्ट पता होने चाहिए कि कब इन्हें अमेरिकन नेशनलिटी मिल गई, कब ये अमेरिका आए, है ना, इंग्लैंड से। तो ये और इसमें ये पढ़ लेना, क्रोअलाइट आप लोग पढ़ सकते हो, फिलिप लार्किन का वोन्ट्स पढ़ सकते हो, ये कम इंपॉर्टेंट है। ये टेड ह्यूजिस का और फिलिप लार्किन के ये दोनों वर्क थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक वर्क पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो चीजें अभी तक मैंने बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ मैं ऊपर कुछ और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे अब आते हैं हम आप लोगों के वोन्ट्स के अलावा वोल्ट विटमैन पर। वोल्ट विटमैन फादर ऑफ रिवर्स कहे जाते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। 1865 में ये पोएम आई है। इन्होंने जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय पे सिविल वॉर के टाइम पर, ओ कैप्टन माय कैप्टन इन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए लिखी है। और एक चीज और याद रखना कि ये पोयम सिविल वॉर जो हुआ था 1861 से 1865 तक हुआ था अमेरिका में सिविल वॉर। उसके बाद में जब इनका कैप्टन मर जाता है, यानी कि अब्राहम लिंकन मर जाता है, वो चीज ये दिखाती है उसकी डेथ को, राइट। इसके अलावा यहां पर आपकी एमिली डिकन्सन एक और अमेरिकन राइटर हैं आप लोगों के, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट की लाइनें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना कि ये भी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान ही लिखी गई थी 1864 में, है ना। रॉबर्ट फ्रोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोएट, 1874 में इनका जन्म हुआ। पोएट ऑफ टेरर कहे जाते हैं। सिनेक्टिक फिगर ऑफ स्पीच इनकी इंपॉर्टेंट है। और स्टॉपिंग बाय वुड्स बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ना। ये इनकी द वुड्स आर, जो मतलब स्टॉपिंग बाय वुड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है आप लोगों की, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और जो बर्चिश है ये भी इंपॉर्टेंट पोएम है आप लोगों की। और बर्चिश से आपकी कुछ लाइनें भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, यूट्यूब पर भी आकर किसी दिन बता दूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज इन इंग्लिश। इनका एक तो फ्रूट गैदरिंग पोएट्री कलेक्शन है, एक गीतांजलि कलेक्शन है। इन दोनों से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। निज़िम इज़िकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहे जाते हैं। मेक श्योर आई एम टेलिंग कि फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, जिनका जन्म 1924 में हुआ था, है ना। 2004 में इनकी डेथ हुई। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन प्री वर्स में पोएम आई है। फिलोसफी, अच्छा एक चीज और, ये दोनों की दोनों पोएम फिलोसफी और नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एक ही पोएट्री कलेक्शन में आई है, जो है आया था 1965 में, जिसका नाम था द एग्जैक्ट नेम। कमला दास जो कि कन्फेशनल पोएट कही जाती हैं आप लोगों की, है ना, इनका एन इंट्रोडक्शन जो था वो भी 1965 में आया था, लेकिन इनके पोएट्री कलेक्शन का नाम था एक समर इन कैलकाटा करके कुछ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ए के रामानुजन का ओबिचरी है, इंपोर्टेंट वर्क है ये। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ए के रामानुजन जो है, इनकी डेथ जो हुई थी वो 1993 में हुई थी, लेकिन इनकी डेथ के 6 साल बाद इनको क्या मिला था जी, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था ए के रामानुजन को 1999 में, ठीक है। समर इन कैलकाटा है कमला दास का 1965 में जो आया था। डेरिक वोलकोट बहुत इंपॉर्टेंट पोयम, देखो कोई माने या ना माने, इसमें बहुत आपके क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। डेरिक वोलकोट एक बहुत अच्छे राइटर थे, इवन नोबेल प्राइज विनर थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1992 में। ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका कॉलोनियल लिटरेचर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच तो आपके लिटरेरी टर्म तो आपके टीजीटी की वजह से ही आप लोग के तैयार हैं, कोई टेंशन आप लोगों को यहां नहीं मिलने वाली है। आओ अब आते हैं हम ड्रामा सेक्शन पे। ड्रामा सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ड्रामा सेक्शन पे ज्यादा ड्रामा नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो बैन जॉनसन है, बैन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसमें जैसे एडम का रोल है, विलियम शेक्सपियर ने प्ले किया है ना। कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल बैन जॉनसन ने किया है, इसके की इफेक्ट सारे आपको पता होने चाहिए। इसमें कुछ इंपोर्टेंट करेक्टर हैं, सारे नहीं, बहुत ज्यादा करेक्टर हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट करेक्टर हैं और की इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। ड्राइडन, जॉन ड्राइडन जो कि आपके रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऑल फॉर लव को लिखा है। ऑल फॉर लव जो है ये एक
किससे इन्होंने लिया है? जो विलियम शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा है, ये वर्क आप लोगों का 1677 में लिखा गया, 1678 में पब्लिश हुआ, यानी कि कुल मिलाकर 17th सेंचुरी में ये वर्क इनका आया था। जीवी शो एक आयरिश पोएट हैं जिनको 1925 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला। आर्म्स एंड द मैन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है, इसके करेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस तरह का वर्क है, जोनरा कॉमेडी है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी तो बात ही क्या करें, ये तो नोबेल प्राइज विनर हैं। 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, जॉन गाल्सवर्दी को, और जस्टिस इनका वर्क जो आया था 1910 में आया था, और 4 एक्ट्स में ये वर्क आया हुआ है, ठीक है, 4 एक्ट्स में। तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, टीजीटी की वजह से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हैरोल्ड पिंटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको, ये भी एक नोबेल प्राइज विनर है, 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। द बर्थडे पार्टी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को। लेकिन मेरी नजर में जो अमेरिकन राइटर्स में वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर मैं कंसीडर करता हूं, मतलब और भी हैं लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, यूजीन ओनील, जिन्होंने द हेरी एप को लिखा था। द हेरी एप के अंदर ये एक ड्रामा है, पहली बात, द हेरी एप एक ड्रामा है और इसके अंदर कोई भी एक्ट नहीं है, ये 8 सीन्स में ही है। यूजीन ओनील मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, देखिए 1900 इनमें 36 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, साथ में इनको 4 बार जो है पुलिट्जर प्राइज मिला है, 4 बार, जितनी बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिला था इतनी ही बार यूजीन ओनील को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर है, इनको इग्नोर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बता देता हूं कि और क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो ये मत कहना कि गुरुजी सभी बता रहे हो, जिसमें से जो चीज पढ़नी है मैं वो बता रहा हूं। जैसे आर्थर मिलर है, ठीक है, आर्थर मिलर, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। आर्थर मिलर को क्या मिला था जी? पुलिट्जर प्राइज मिला था। तो इसलिए इनको आपको ये पता होना चाहिए 1915 में इनका जन्म हुआ। पुलिट्जर प्राइज ने 1949 में मिला, किस वर्क के लिए मिला? डेथ ऑफ ए सेल्समैन के लिए मिला, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल माय सन्स आप लोगों का एक ट्रेजेडी है, ठीक है, इसमें कितने पायलट्स की डेथ होती है? 21 की होती है। इनका बेटा लैरी जो है वो कभी स्टेज पे नहीं दिखाया जाता। ग्रीस कर्नाड, हायावदाना उन्होंने लिखा है। ये हायावदाना जो है इसकी सोर्स क्या है, कहां से इनको सोर्स मिल गई? 1971 में आया है ये वर्क इनका, है ना। इसके अलावा फ्रांसिस बैकन, अब यहां से आपको चॉइस मिल जाती है, यहां आपको ज्यादा पता चलेगा कि कौन सा वर्क पढ़ना है और कौन सा नहीं। जैसे फ्रांसिस बैकन, नो डाउट, कुछ नहीं छोड़ना, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ऑफ स्टडीज बिल्कुल पढ़ना है, हर एक लाइन पढ़नी है। ऑफ ट्रुथ के आपको की फैक्ट पता होने चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे अगर एक इंसान झूठ बोले तो वो क्यों बोलता है? जैसे बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स के लिए बोलते हैं, अपना पोएट जो होते हैं, राइटर जो होते हैं, वो अपने ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, इनके जो ये की फैक्ट हैं वो आप लोग जान लीजिएगा। जैसे इन्होंने द स्पेक्टेटर को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था 1711 में, तो आपको ये बहुत डीप में नहीं जाना है, इनके की फैक्ट आप निकाल निकाल के पढ़ लेना। लेकिन आप लोगों का चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि एक आपका ये और एक आपका ये। ईवी लुकास का टाइट कॉर्नर बहुत अच्छा मेरे को ऐसे लगा, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो ये पढ़ सकते हैं। एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें घुमा फिरा कर एक ही बात की जाती है। बर्ट्रैंड रसल का भी जो रोड टू हैप्पीनेस है, इसे आप थोड़ा सा कर सकते हैं, इग्नोर टाइप का कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें ऐसे ऐसे राइटर्स का, जैसे बर्ट्रैंड रसल हैं, इनको 1950 में आप लोगों का नोबेल प्राइज मिला था, तो ये की फैक्ट आप निकाल सकते हैं। रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइस, ये आप लोगों के इसमें की फैक्ट पढ़ लेना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री वर्क है, इसमें पढ़ोगे भी क्या। महात्मा गांधी की जो ये द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है, इसमें की फैक्ट आप लोगों को पढ़ लेना है। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के की फैक्ट पढ़ लेना है। की फैक्ट जहां बोल रहा हूं इसका मतलब यह है कि आपको बस सरफेस पे चीजें पढ़नी है, ठीक है। समरसेट, विलियम समरसेट मोंक का जो द लंचन है, ये तो वैसे ही मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, पेड में पढ़ाया है। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप एक बार पढ़ भी लोगे, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कराओगे, कोई टेंशन आपको नहीं मिलेगी। तो
ये आपको ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ें नहीं हैं। आओ मैं नीचे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। हाँ, कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए। ठीक है जी। अब अनीता देसाई। अनीता देसाई जो हैं, इनको 1978 में जो मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, है ना? ए फेयरवेल पार्टी इनका वर्क है। मैंने कल ही इसकी वीडियो यूट्यूब पर डाली है, कोई बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है। कैथरीन मैनफील्ड, ये भी देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 1922 में ये वर्क आया है जिस ईयर में वेस्टलैंड आई थी। और द फ्लाई, कैथरीन मैनफील्ड एक न्यूजीलैंड की राइटर थी। इसकी भी स्टोरी पढ़ लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं दे देंगे, शॉर्ट स्टोरी है, यूट्यूब पर मैंने पढ़ा रखी है, विद की फैक्ट पढ़ा रखी है, कहीं नहीं जाना उससे बाहर क्वेश्चन। आप लोगों का ये ओ हेनरी द लास्ट लीफ इंटरेस्टिंग एस्से, बहुत सॉरी एस्से नहीं शॉर्ट स्टोरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे ना दिल को छू जाएगी। हेनरी फील्डिंग, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, नोवेल को एक तरह से 18th सेंचुरी में नोवेल इंट्रोड्यूस हुए और इनको एक राइटर थे सर वोल्टर स्कॉट, उन्होंने ये उपाधि दे दी थी हेनरी फील्डिंग को कि इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाने लगा। ठीक है, तो जोसेफ एंड्रयूज इनका एक वर्क है, ये आप इसके करेक्टर्स, इसकी सोर्स, इसके की फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। स्टोरी से कोटेशंस कुछ नहीं आएंगी। हाँ, एक चीज और याद रखना, अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं ना, इनमें से ऑफ स्टडीज, इनमें से ऑफ ट्रुथ, इनमें से टाइट कॉर्नर, इनमें से ड्रीम चिल्ड्रन में से ही कोटेशन आ सकती है। अभी तक ऐसा कोई वर्क नहीं आया है जहां से कोटेशन के चांस हो, है ना? जेन ऑस्टन का जो आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो कि आप लोगों का 1813 में आया था, इसका ओरिजिनल टाइटल जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन है। तो जेन ऑस्टन का जैसे ये प्राइड किसके लिए बोला गया है, डार्सी के लिए बोला गया है, प्रेजुडिस किसके लिए बोला गया है, एलिजाबेथ के लिए बोला गया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, की फैक्ट पता होने चाहिए। इसमें स्टार्टिंग में ही एक इंपॉर्टेंट लाइन भी है, ठीक है, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, पढ़ा भी दूंगा यूट्यूब पर। चार्ल्स डिकेंस, बहुत अच्छा राइटर है ये, आप लोगों का विक्टोरियन एज से बिलोंग करने वाले नॉवलिस्ट हैं। इवन यहां तक कि इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट, ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज कहते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में आया। थॉमस हार्डी, ये भी आपके वैसे तो जो हैं, ये आपके विक्टोरियन एज से ही बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन इसे हम पेसिमिस्टिक राइटर कहते हैं। और द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में आप लोगों का आया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नॉवल है भाई, बहुत बढ़िया। जॉर्ज ऑरवेल, ये आपकी बहुत अच्छा नॉवल है जॉर्ज ऑरवेल का, और एनिमल फार्म्स को आप पढ़ सकते हैं। इसमें की फैक्ट आप लोग देखें, करेक्टर्स आप लोग देखें, है ना? एक दो कोटेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बुक में दी हुई है वो। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे बहुत अच्छा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बड़ी बेहतरीन तरीके से यूज किया है, 20th सेंचुरी का नोवेल है और 1925 में आया है। विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड्स ऑफ फ्लाई, लॉर्ड्स ऑफ द फ्लाइज, 1983 में विलियम गोल्डिंग को भी नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नथानियल हॉथरॉन द स्कारलेट लेटर, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके कोई कोटेशन आपको नहीं पढ़ना है स्कारलेट लेटर का, लेकिन इसके की फैक्ट एंड करेक्टर पढ़ने हैं, है ना? अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे जिनको 1954 में जो मिला था वो नोबेल प्राइज मिला था, और 1953 में इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं। ओल्ड मैन एंड द सी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, पढ़ना है आपको। जॉन स्टाइनबैक, ये मत कहना सारे पढ़ने हैं सारे बता रहे हो, जिनमें से की फैक्ट पढ़ना है, की फैक्ट बता रहा हूं, जहां से कोटेशन पढ़नी है कोटेशन बता रहा हूं, है ना? जैसे ग्रैप्स ऑफ द रैथ है, इसके सिर्फ आपको की फैक्ट पढ़ने हैं। ये आप लोगों का जॉन स्टाइनबैक को 1962 में नोबेल प्राइज मिला है। और जैसे ग्रैप्स ऑफ द रैथ है, ग्रैप्स ऑफ द रैथ 1939 में ये वर्क आया है, और ये इनकी जो जॉन स्टाइनबैक है, इनकी कैलिफोर्निया सीरीज का पार्ट है ना? राजा राव, ये आपके कॉलोनियल राइटर हैं, राजा राव आपके कॉलोनियल राइटर हैं, और कांथापुरा इन्होंने लिखा है। कांथापुरा जो आया है आप लोगों का 1938 में आया है। राजा राव को जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1964 में मिला है। ठीक है, आर के नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी आपका 1937 में आया है, और आर के नारायण को भी वो मिला है
साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, कब मिला है? ये मैंने आपको साहित्य अकादमी अवार्ड बताया है 1964 में राजा राव को और 1960 में आर के नारायण को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके जैसे कंतापुरा है, इनके करेक्टर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, की फैक्ट पता होने चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स के करेक्टर पता होने चाहिए, की फैक्ट्स पता होने चाहिए। और एक हिस्ट्री के हिस्टोरियन शुड बी स्लाउटर्ड फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट कोट है इसका। ठीक है, वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो और क्या क्या आपको देखना है, कहां से की फैक्ट, कहां से करेक्टर देखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा और। हाँ जी, देखिए आर के नारायण तो गया, कमला मार्कंडे। कमला मार्कंडे का ये टू वर्जिन्स मैंने यूट्यूब पर भी पेड में भी अच्छे से पढ़ा है, की फैक्ट भी कराए हैं, और 1973 में आया हुआ एक नोवेल है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ पाओगे आप लोग। चिनुआ एचेबी, चिनुआ एचेबी जो फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहे जाते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट इनका 1958 में आया हुआ एक नोवेल है। इंपोर्टेंट करेक्टर्स हैं इसके अंदर, कोटेशंस आपको नहीं मिलती है ज्यादा, लेकिन इंपोर्टेंट करेक्टर्स हैं इसमें, इग्बू कल्चर के लोगों, इस तरह कॉलोनियल लिटरेचर का पार्ट है ये आपका। ठीक है, अब ये तो इजी इजी रह गए, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में ज्यादा कुछ नहीं है। इसके कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे राइटर्स, कब से कब तक पोस्ट मॉडर्न था, है ना, जैसे मिड 20 सेंचुरी से था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद ये आया। कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। इंडियन राइटिंग भी इजी तरीके से पढ़ाया है, पेड में आप जाकर देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीजें थी आपको जो पढ़ना है। कोई और हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर भी आप लोगों को किसी को अगर प्रैक्टिस बैच चाहिए जो आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा, इंग्लिश लिटरेचर में वो फेल नहीं होने देगा, तो उसका नाम है विजेता। विजेता बैच है वो। ठीक है, आप लोगों को समीर पाठशाला ऐप के ऊपर वो मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको ये बुक चाहिए आप लोग इसे अमेजोन से परचेज कर लो, क्योंकि मैंने वहां पर अब हैवी डिस्काउंट इस बुक पर लगा दिया है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे। तो जिसको लेना है वो ले सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।